सामान नीचे पहरे जूती, बन के देखो चीज कसूती, सूती सूती। गजबन पानी में चली, गजबन पानी में चली, गजबन पानी में चली, गजबन पानी में चली। आज हम डिस्कस करेंगे डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन एक एक्वेटिक एनिमल है और एक्वेटिक मैमल है। मैमल की कई सारी विशेषताएं होती हैं। डॉल्फिन की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। आप देखेंगे जैसे कोई नौका होती है, उसका आगे का सिरा थोड़ा सा तीखा होगा या टैपरिंग होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो इस तरीके की जो शेप होती है, जैसे हम स्ट्रीमलाइंड कह रहे हैं या धारा रेखित कह रहे हैं, इस प्रकार की शेप पानी के रेजिस्टेंस को कम करती है, जैसे एरोप्लेन है या फिर इस प्रकार के एक्वेटिक एनिमल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पर कुछ खास ऑर्गन्स मिलते हैं। जैसे एक आपको यहाँ दिखाया गया है मेलॉन, यहाँ पर कुछ फिन्स हैं और ब्लो हॉल है जिसकी मदद से ये इजीली रेस्पिरेशन कर पाते हैं। क्योंकि ये पानी के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकते तो हर 30-40 सेकंड में ये पानी के बाहर आते हैं। और ये जो मेलॉन यहाँ पर मेंशन्ड है, मेलॉन एक ऑर्गन है जो साउंड रिकॉग्निशन का काम करता है। खास करके अगर हम गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की बात करें तो वो ब्लाइंड होती हैं। तो अगर उन्हें नेविगेशन करना है पानी के अंदर, अगर उन्हें रास्ता पता करना है कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर उन्हें किसी प्रे को पकड़ना है, तो वो इस प्रकार के इको लोकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे आपको यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो साउंड है किसी साउंड वेव्स की तरह किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आ जाती है। इसके अलावा डॉल्फिन्स की बॉडी के अंदर एक और एडेप्टेशन होता है। इनकी बॉडी के नीचे जो इनकी स्किन होती है वहाँ पर एक लेयर हमें मिलती है जिसे कहा जाता है ब्लबर। ये ब्लबर इनकी बॉडी के अंदर हीट को रिटेन करते हैं और ब्लबर एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डॉल्फिन्स को किल किया जाता है। अगर हम डॉल्फिन की स्पीशीज़ की बात करें तो ओवरऑल इसकी 40 स्पीशीज़ हैं और ज़्यादातर ये वार्मर ट्रॉपिकल वाटर्स को प्रेफर करते हैं। और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, बट यहाँ बात जो हमने की है वो प्रेफरेंस की है। बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मिलते हैं, कई सारे ओशंस में मिलते हैं, रिवर वाटर में मिल सकते हैं या ब्रैकिश वाटर में, यानी कि जो थोड़ा सा खारा पानी होता है उसमें भी मिल सकते हैं। तो अब हम इसकी थोड़ी सी टेक्सोनॉमी समझते हैं डॉल्फिन्स की। तो डॉल्फिन की कई सारी स्पीशीज़ हैं। अगर हम सिर्फ फ्रेश वाटर स्पीशीज़ की बात करें तो ओवरऑल 8 हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में इम्पॉर्टेंट है 4 स्पीशीज़ जो हमें फ्रेश वाटर में मिलती हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें दैट बैजी यांगसी चाइना के अंदर, इंडस के अंदर जो स्पीशीज़ मिलती है उसको बुलान कहते हैं, और अमेज़न रिवर जो कि साउथ अमेरिका के अंदर, आप जानते हैं ब्राज़ील के अंदर बहती है ये नदी, बोटो इसका नाम है स्पीशीज़ का जो यहाँ पर मिलती हैं। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो गैंजेस रिवर डॉल्फिन, एक है इंडस रिवर डॉल्फिन और एक है इरावती रिवर डॉल्फिन। साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। इसकी 2 सब स्पीशीज़ हैं, एक है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका एंड सेकंड है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका माइनर। फर्स्ट वन है गैंजेस रिवर डॉल्फिन का नाम एंड सेकंड वन है इंडस रिवर डॉल्फिन का। तो इंडस रिवर डॉल्फिन तो पाकिस्तान एंड इंडस रिवर में और साथ में पंजाब के अंदर ब्यास नदी में मिलती है, उसका एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। गैंजेस रिवर डॉल्फिन ये असम की जो कैपिटल है गुवाहाटी, उसका ऑफिशियल एनिमल है। अगर इसके कॉमन नेम्स की बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुसु, शुशक, साइड स्विमिंग डॉल्फिन एंड ब्लाइंड डॉल्फिन। सुसु ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें कुछ गलत नहीं समझना है। सुसु नाम इसलिए है क्योंकि जब ये साउंड करते हैं तो विसल लाइक साउंड आता है। इसके अलावा ये इंडिया के अंदर नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे नेशनल सिंबल्स दिए हैं, जैसे अगर हम सिर्फ डाइवर्सिटी के केस में बात करें तो और एनिमल्स के केस में, तो यहाँ पर नेशनल एनिमल है टाइगर, नेशनल बर्ड है पिकॉक
नेशनल हेरिटेज एनिमल है एलिफेंट, और डॉल्फिन है वन ऑफ द नेशनल सिंबल्स, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो जैसे टाइगर के केस में हुआ था कि किसी स्पीशीज के कंजर्वेशन एफर्ट्स को लाइमलाइट में लाने के लिए और उसे एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए उसे इस प्रकार से नेशनल सिंबल हमने बनाया है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये वो संस्था है जिसने 2009 में गैंजेस रिवर डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था। ये जो संस्था है ये गंगा नदी से रिलेटेड जो भी फाइनेंसिंग, प्लानिंग और रिलेटेड वर्क का इम्प्लीमेंटेशन है ये सब देखती है। इसके अलावा ये जो स्पीशीज है गंगा नदी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक रिवर सिस्टम की हेल्थ को दर्शाती हैं। इसके अलावा जो भी डॉल्फिन्स होती हैं वो एक एक्वेटिक फूड चेन के अंदर एपेक्स प्रेडेटर होती हैं। तो जैसे हमने टाइगर के केस में समझा था कि एपेक्स प्रेडेटर्स किसी भी इकोसिस्टम के लिए और उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इस स्पीशीज का गैंजेस रिवर डॉल्फिन की अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस को समझें तो ये स्केड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, CMS कन्वेंशन के अपेंडिक्स 2 में और IUCN रेड लिस्ट की कैटेगरी एंडेंजर्ड के अंदर ये स्पीशीज आती है। इन सभी कैटेगरीज के बारे में रेफरेंस प्रीवियस वीडियोस में है, उन्हें आप जाकर के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं गैंजेस रिवर डॉल्फिन की। जैसा कि हमने पहले समझा था कि ये एक फ्रेश वाटर स्पीशीज है, तो हमें ये रिवर सिस्टम्स के अंदर मिलेंगी। ये रिवर सिस्टम्स है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, सांगू। तो ये जो कर्णफुली नदी है वैसे मिजोरम के अंदर ओरिजिनेट होती है इंडिया में, और यहाँ से ये बांग्लादेश से होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो हमें ये गैंजेस रिवर डॉल्फिन 7 स्टेट्स में देखने को मिलती हैं, असम, यूपी, MP, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, जिसका अभी नाम बंगाल हो चुका है। तो ये जो स्पीशीज हैं गैंजेस रिवर डॉल्फिन, ये ऑफिशियली 1801 में डिस्कवर की गई थी और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अकॉर्डिंगली ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रीचर्स हैं, और जिसमें कुछ और भी एनिमल्स आते हैं जैसे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड शार्क्स। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसा कि हमने कहा कि इन काफ़ी सारी नदियों में हमें देखने को मिलता है, लेकिन अब ये अपनी जो प्रीवियस रेंज है वहाँ ये काफ़ी कम हो गई है। गैंजेस रिवर डॉल्फिन की एनुअल सेंसस के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया, इन्होंने कोलैबोरेट किया यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। इन्होंने एक 250 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये देखा कि कितनी गैंजेस रिवर डॉल्फिन है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नरोरा, जो कि एक रामसर साइट है, यहाँ तक इन्होंने देखा कि इस नदी के अलोंग, गंगा नदी के अलोंग कितनी रिवर डॉल्फिन हमें मिलती हैं। 2019 से पहले काउंटिंग के लिए यूज किया जाता था डायरेक्ट काउंटिंग मेथड, और 2019 से स्टार्ट हो गया टैंडम बोट सर्वे। ये ज़्यादा एक्यूरेट सर्वे है। इसमें 2 बोट्स टैंडमली और चलती रहती हैं काउंटिंग के लिए, और इन्फ्लेटेबल बोट्स होती हैं ये, यानी कि थोड़ी सी लाइट वेट हैं, फूली फूली सी लगती हैं, और जो फाइनल डेटा है इन दोनों की काउंटिंग से फाइनल डेटा को डिसाइड कर लिया जाता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 2500 से 3000 के बीच में है। अगर हम इंडिया की बात करें जहाँ भी 7 स्टेट्स जिनमें ये रिवर डॉल्फिन मिलती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली 1272 करीब करीब डॉल्फिन यूपी के अंदर हैं, गैंजेस रिवर डॉल्फिन, एंड 962 असम के अंदर है। यहाँ पर आप एक और सेंचुरी देखेंगे, ये है VGDS विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बिहार के अंदर मौजूद है। सो दिस VGDS इज द ओनली सेंचुरी जहाँ पर हमें ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल मिलता है, या इसके लिए डेडिकेटेड ये सिर्फ इकलौती सेंचुरी है इंडिया के अंदर। और यहाँ भी अगर हम देखें तो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। Well, हाँ भाई, रीजन बता। because
Uh, this this is the बोल बोल। that is the तुमसे ना हो पाए गोपी भाव। सो मैं ट्राई कर लेती हूँ। ये तो हम देख ही रहे हैं कि जितने भी अभी तक हमने एनिमल स्पीशीज पढ़ी हैं उसमें जितनी भी गंध मचाई है वो इंसानों ने मचाई है। मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स एंथ्रोपोजेनिक हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग, इसका मतलब है कि अगर फिशिंग की जाती है तो उसके नेट के अंदर जो एक्चुअल में फिशेस पकड़ी जानी है उसके साथ में डॉल्फिन भी पकड़ में आ गई या दूसरे जो एनिमल्स हैं, तो इससे उनकी एक्सीडेंटल किलिंग हो सकती है। हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इन सब की वजह से जो डॉल्फिन से उन्हें खतरा हो सकता है। इसके अलावा डैम्स, बैरेजेस ये भी वाटर के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इससे उनकी हैबिटेट फ्रैगमेंट हो जाती है। इसके अलावा डॉल्फिन्स का उनके फ्लैश, फ्लैट ऑयल, हमने अभी देखा था कि ब्लबर और फैट लेयर उनके अंदर होती है, तो उसके लिए उनकी पोचिंग कर ली जाती है और कई सारे उनसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और एफ्रोडिजिएक का मतलब है ऐसा केमिकल जो कि सेक्सुअल डिजायर्स को इंटेंसिफाई करता है। एंड देन शिपिंग एंड ड्रेजिंग, ऐसे भी कुछ फैक्टर्स हैं जिससे डॉल्फिन को खतरा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये एक ब्लाइंड एनिमल है और इसको इको लोकेशन के लिए जैसे बैट डिपेंड करता है वैसे ही ये काम करती हैं, तो अगर शिप ज़्यादा होंगे तो उनके नॉइज़ की वजह से इसे अपनी नेविगेशन में प्रॉब्लम आएगी। और ड्रेजिंग एक दूसरा फैक्टर है। ड्रेजिंग का मतलब होता है कि अगर किसी भी वाटर बॉडी की सरफेस को हम स्मूथ बना रहे हैं, वहाँ से सेडिमेंट्स को हटाना, इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। नेविगेशन को आसान बनाना, या फिर अगर हमें कुछ स्पेशल प्रकार के एनिमल्स, क्रैब्स वगैरह नीचे ज़मीन से पकड़ना है तो उसके लिए भी ये काम किया जाता है। तो ये जो ड्रेजिंग है, ड्रेजिंग की वजह से कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच सकता है उस जगह की, या फिर वहाँ जो रिवर बैंक है उसका इरोजन हो जाता है। अगर वहाँ फ्लड आती है तो वो भी काफ़ी सीवियर हो सकती है। तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डॉल्फिन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डॉल्फिन हंसती मुस्कुराती रहे तो हमें कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स करने होंगे। कुछ किए गए हैं, जैसे कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर द गैंगेटिक डॉल्फिन 2010 से 2020 के बीच का इसका टेन्योर था। और ये जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा लॉन्च किया गया था। कई सारे थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या उनके इम्पैक्ट्स हैं और क्या कंजर्वेशन के लिए किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर ये फोकस करते हैं। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है CSS, जो कि है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इसका रेफरेंस आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। अभी 4 स्पीशीज इसमें नई ऐड की गई थी और जो ओवरऑल 21 स्पीशीज हैं उनमें से एक डॉल्फिन भी है। तो ये जो प्रोग्राम है और ये जो स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके अंदर हैबिटेट पर फोकस किया जाता है और इसीलिए इसका नाम इस प्रकार का है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अब हम एक और प्रोजेक्ट की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो इस साल के अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच के दौरान पीएम ने इसकी घोषणा की थी, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की। 10 साल का ये प्रोजेक्ट है और रिवर एंड सी डॉल्फिन्स दोनों के लिए ये लागू होगा। इसका टारगेट है बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना और साथ में टूरिज्म को प्रमोट करना। इस प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था दिसंबर 2019 में नेशनल गंगा काउंसिल से। नेशनल गंगा काउंसिल एक संस्था है जिसे पीएम हेड करते हैं और ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को रिप्लेस करके बनाई गई है। इस संस्था का एक और नाम भी है, नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा रिजुवेनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले अब तक के जो कंजर्वेशन एफर्ट्स थे वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा किए जाते थे, जो कि 2011 के अंदर बनी थी। और ये अभी नेशनल गंगा काउंसिल, जो कि एक नई संस्था है, 2016 में बनी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आर्म भी इसी को बनाया गया है, NMCG को। अगर हम ग्लोबल एक्सपीरियंसेस की बात करें तो एक नदी है राइन नदी, उसके अंदर साल्मन फिशेज हैं, वो भी यहाँ की इंडिकेटर स्पीशीज है, जैसे गैंजेस रिवर डॉल्फिन,
यहाँ गंगा नदी के लिए इंडिकेटर स्पीशीज है। तो इसी प्रकार का एक उदाहरण विश्व के अंदर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया, डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसके लिए उन्होंने कई सारे स्ट्रेचेस डिसाइड किए हैं और ये जो स्ट्रेचेस हैं रेस्पेक्टिव उनकी नदियां और उनके स्टेट्स के नाम बताए गए हैं। जैसे अपर गंगा रिवर ब्रिजघाट टू नरोरा यूपी के अंदर है, चंबल रिवर, घाघरा एंड गंडक, गंगा नदी वाराणसी से पटना, सोन एंड कोसी रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी सादिया से धुबरी और सादिया यहाँ पर है अरुणाचल के अंदर। एंड नेक्स्ट है कुल्सी रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ये जो सारे स्ट्रेचेस हैं उनके लिए इस संस्था ने डॉल्फिन कंजर्वेशन की बात कही है। इंडस रिवर डॉल्फिन जो साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन की एक सब स्पीशीज है, इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका माइनर। ये मिलती है, अभी जो इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये है पाकिस्तान में इंडस या सिंध नदी के किनारे। एंड सेकंड है अगर हम बात करें इंडिया की तो पंजाब में हमें देखने को मिलेगा ब्यास नदी के अंदर। तो बाकी का जो ये रेड और ऑरेंज एंड येलो है ये प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन था, अभी ये काफी कम हो चुका है और जो ब्लू कलर से बताया गया है वो इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। IUCN की कैटेगरी है एंडेंजर्ड, पॉपुलेशन है 1816। इरावदी रिवर डॉल्फिन, अगर आप पिछली डॉल्फिन्स के फोरहेड एंड बीक को देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी डिफरेंस दिखेगा। ये ट्रू रिवर डॉल्फिन नहीं है क्योंकि ज्यादातर ये प्रेफर करते हैं एस्चुरीज, ब्रैकिश वाटर को और कोस्टल एरियाज को। तो ये जो एस्चुरीज एंड ब्रैकिश वाटर है इन सभी टर्म्स को हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इरावदी रिवर डॉल्फिन IUCN की कैटेगरी एंडेंजर्ड के अंदर आती है और अगर आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। इंडिया के अंदर भी कुछ कोस्टल एरियाज हैं, बाकी इसके अंदर बर्मा जिसका प्रेजेंट नेम है म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपाइंस, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। और यहाँ से ये 0 डिग्री गुजर रही है, तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, इक्वेटर किस कंट्री से गुजरती है। सो आगे हम इसकी बात करेंगे, इसकी हैबिटेट और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। इरावदी रिवर डॉल्फिन हमें कुछ रिवर सिस्टम में देखने को मिलती हैं, जैसे गंगा, मेकोंग एंड इरावदी। ये रिवर्स आप देखें, गंगा आप जानते हैं और इरावदी यहाँ पर म्यांमार में है। ये नदी म्यांमार में एक और नदी होती है जो यहाँ की इम्पोर्टेंट है, साल्विन। और यहाँ आप देखेंगे ये जो नदी जा रही है ये है मेकोंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये इस रीजन के लिए। और लाओस और यहाँ पर जो कंट्री है थाईलैंड, इनके बीच की ये सीमा बनाती है। इसके अलावा अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी, यानी ये वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी से न्यू गिनी, फिलीपाइंस तक ये जाता है। न्यू गिनी एक आइलैंड है जिसका वेस्टर्न हिस्सा इंडोनेशिया के पास में है और ईस्टर्न हिस्सा एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ये 7,500 के आसपास है, इसमें से 6,000 बांग्लादेश के अंदर है। इंडिया की अगर हम बात करें तो चिल्का लेक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट है इसके लिए। और ये जो चिल्का लेक में भी अभी रिसेंट जो सेंसस की गई थी, यहाँ पर एक मेथड यूज़ किया जाता है हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग टेक्निक। ये हाइड्रोफोन एक प्रकार का माइक्रोफोन है जो कि अंडर वाटर साउंड को डिकोड कर सकता है एक तरीके से, जिससे हम ये पता लगा सके कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा डॉल्फिन्स मौजूद हैं। एक और सेंसस की गई थी रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर कुछ डॉल्फिन्स को देखा गया, इरावदी, बोटल नोज एंड हम्बैक। इस सेंसस की क्या फाइंडिंग्स थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा स्टेट के अंदर बताया गया है कि कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है जहाँ पर ये हमें पॉपुलेशंस देखने को मिलती हैं, जैसे चिल्का लेक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, पुरी, खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैला हुआ है। इसके अलावा गहिर माथा सेंचुरी
और उसके पास में है भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि है केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, और थर्ड ऋषिकुल्या रिवर जो कि है गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर आपको इस प्रकार की ये साइट्स देखने को मिल रही है। गहिरमाथा है, ये जो ब्लू कलर से डिनोट किया गया है ये है चिल्का लेक, ये ऋषिकुल्या रिवर है, यहाँ पर देवी रिवर का माउथ है, और ये यहाँ की जो इम्पोर्टेंट नदी है महानदी, उसकी बात की गई है। अब पॉपुलेशन की हम बात करें तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है पिछले साल की तुलना में, और ज़्यादा देखने को मिली है गहिरमाथा के अंदर, जिस सेंचुरी में उड़ीसा की लार्जेस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन मिलती है, चिल्का लेक से भी ज़्यादा। तो गहिरमाथा, फिर चिल्का लेक, उसके बाद में ऋषिकुल्या एंड फाइनली बालासोर के अंदर इसके 5 इंडिविजुअल्स इस सेंसस के अंदर देखने को मिले हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि गैंजेस रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन और इरावती रिवर डॉल्फिन तीनों आयुसीन की कैटेगरी एंडेंजर्ड के अंदर आती है। लेकिन अगर हम इनकी एरिया वाइज पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, हमें ये याद नहीं रखना, लेकिन ये सिर्फ बताने के लिए कि सब जगह एक जैसी स्थिति नहीं है। बांग्लादेश और इंडिया के अंदर ये वल्नरेबल स्टेट के अंदर है, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, म्यांमार एंड थाईलैंड के अंदर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि यहाँ ज़्यादा खतरा है। बांग्लादेश एंड इंडिया में स्थिति थोड़ी सी बेटर है, मींस ओवरऑल ये है एंडेंजर्ड, जो कि वल्नरेबल एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बीच की स्थिति है। रावदी रिवर के थ्रेट्स की हम बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने गैंजेस रिवर डॉल्फिन के लिए पढ़ा था। इसके अलावा यहाँ पर इसकी जियोग्राफी और वहाँ की रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, गोल्ड, सैंड एंड ग्रेवल माइनिंग से रिलेटेड, वो भी इसको प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा टूरिज्म से, डिजीज से, ये भी फैक्टर्स हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। कंजर्वेशन के लिए हमने देखा कि कई सारी संस्थाएं अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती रहती हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की हमने बात की थी, वो भी रिवर डॉल्फिन एंड सी डॉल्फिन दोनों के लिए लागू होता है, दोनों प्रकार की स्पीशीज उसके फोकस में है। तो ये था आज का टॉपिक डॉल्फिन्स के बारे में। गजब बेइज्जती है।